कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वायनाड में अपने भाई राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने के मंसूबे पर पानी फिरता दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो प्रियंका समर्थकों के साथ कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक वही करता धरता रहे हैं। प्रियंका परिणामों से खुश नहीं होगी और वह जीत के बाद केरल में सीधा दखल रखेगी। इस चुनाव परिणाम का 2026 के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। प्रचार के मामले में तो प्रियंका ने अपने भाई को काफी पीछे छोड़ दिया था। लगातार रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं, पत्राचार, मतलब 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने से लेकर प्रचार बंद होने तक प्रियंका ने वायनाड पर ही पूरा फोकस रखा। चुनाव वाले राज्यों में प्रचार तो दूर, पार्टी को जिताने की कोई अपील भी नहीं की। 13 नवंबर को वायनाड वोट पड़ने के बाद जरूर महाराष्ट्र का दौरा किया। प्रियंका की बड़ी जीत के लिए कांग्रेस के सभी पावर सेंटरों ने वायनाड में प्रचार भी किया। उनके बड़े भाई और पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने 2 रोड शो और जन सभाओं को संबोधित कर अपनी बहन को जिताने की अपील की। राहुल वहां पर 4 दिन गए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी दौरा कर वोट कर देने की अपील की। वेणुगोपाल तो गांधी परिवार के साथ हर फोटो में दिखे। वोट दिलवा पाएंगे कहना मुश्किल है। प्रियंका की मां सोनिया गांधी, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान भी वायनाड पहुंचे। राहुल ने अपने भांजे रेहान के साथ अपने एक्स में पोस्ट कर एक मैसेज भी दिया। इतना सब होने के बाद भी वायनाड से मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रही है वह प्रियंका और कांग्रेस के हिसाब से ठीक नहीं है। चुनाव जीतने को लेकर तो कोई आशंका नहीं है, लेकिन जीत का नया रिकॉर्ड भी नहीं बनता दिख रहा। हो सकता है जीत का अंतर काफी कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो केरल की राजनीति पर असर पड़ेगा। पिछला विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट जीतने में सफल रही। प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, जो कहीं न कहीं होने वाले विधानसभा चुनाव में असर डालेगा। यही वाम दलों की भी चिंता है, क्योंकि बीजेपी का असर वोट हिंदू है और बीजेपी उसी को टारगेट भी कर रही है। वायनाड संसदीय सीट के तहत आने वाले कोझिकोड जैसे जिले में बीजेपी ने अपना जनाधार बनाया भी है। संघ सालों से केरल को फोकस किए हुए है। अगर बीजेपी ने हिंदू वोटरों को साधा तो बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन पहले से है। इसके साथ दूसरे मुस्लिम संगठन भी अपने हिसाब से फैसले करते हैं। वामदल अब इस कोशिश में जुट गए हैं कि किसी तरह हिंदू वोटरों को साधा जाए। प्रियंका के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वायनाड में मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। साफ है कि प्रियंका गांधी की जीत का अंतर इस बार मामूली हो सकता है। प्रियंका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि बड़ी जीत हासिल कर वे लोकसभा में प्रवेश करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और कोई मंथन करे ना करे, प्रियंका जरूर मंथन करेंगी। उनके निशाने पर केरल के ही रहने वाले संगठन महासचिव वेणुगोपाल आ सकते हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर की राजनीति भी गरमा सकती है, क्योंकि इस चुनाव के बाद केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों की राजनीति शुरू हो गई है। अभी तक वेणुगोपाल ही प्रभावशाली थे, क्योंकि वे राहुल के सबसे करीबी माने जाते हैं। अब प्रियंका के वहां से सांसद बनने के बाद केरल की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमेगी। वेणुगोपाल विरोधी सीधे उनके साथ जुड़ेंगे। मतलब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में तो ठीक ठाक खींचतान शुरू होगी, जिसका असर केरल चुनाव पर भी पड़ सकता है। वामदलों के साथ कांग्रेस के संबंधों में टकराव बढ़ेगा, क्योंकि वामदलों के पास अब एकमात्र केरल ही बचा हुआ है, जिसे वे खोना नहीं चाहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। चुनावी दंगल के बीच देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासी तपीश बढ़ा दी है। चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। दरअसल ठाकरे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के सिलोड सीट पर आयोजित रैली में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बीजेपी को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में नई चर्चाएं भी शुरू हो गईं। ठाकरे ने कहा कि वे बीजेपी के नेताओं से चर्चा करने को तैयार हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए तैयार हैं। क्या महाराष्ट्र में फिर से एक नए समीकरण बनने वाले हैं? हालांकि उद्धव ठाकरे को फिर से साथ लेने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऑफर को ठुकराते हुए दावा किया कि एनडीए गठबंधन को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फडणवीस के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में 2 तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहली चर्चा बीजेपी की रणनीति को लेकर और दूसरी चर्चा उद्धव की राजनीति को लेकर। पहला सवाल, क्या उद्धव लौट सकते हैं?
2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी। दोनों पार्टियों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी मिला, लेकिन सीएम को लेकर तनातनी हो गई। उद्धव ने शिवसेना के सीएम बनाए जाने की बात को लेकर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव सरकार में शामिल हो गए। 2 साल तक शिवसेना में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2002 के जून महीने में एकनाथ शिंदे ने 140 विधायक के साथ बगावत कर दी। शिंदे इन विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, जिससे उद्धव की सरकार चली गई। शिवसेना की टूट के 1 साल बाद एनसीपी में भी टूट हो गई। 2024 के चुनाव में उद्धव कांग्रेस और शरद की पार्टी के साथ मैदान में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उद्धव इन्हीं दोनों पार्टियों के साथ मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो गया। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर उद्धव गठबंधन की सरकार बनती है और सीएम को लेकर पैंच फंसता है तो कुछ भी हो सकता है। उद्धव जाएंगे या नहीं, यह तस्वीर 23 नवंबर के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। दूसरा सवाल, बीजेपी क्यों दे रही संकेत? बीच चुनाव में उद्धव की वापसी का संकेत भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है, यह भी चर्चा में है। दरअसल 2019 के बाद से ही बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन को अननैचुरल बताने की कवायद में जुटी है। बीजेपी शिवसेना के कोर वोटरों में यह संदेश देना चाह रही है कि उद्धव अपने हितों के लिए ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन में है जिससे उनके विचार भी नहीं मिलते। हाल ही में पीएम मोदी और अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोग बाला साहेब ठाकरे की जय क्यों नहीं बोलते। कहा जा रहा है कि बीजेपी उद्धव के प्रति सिंपैथी दिखाकर उनके कोर वोटरों को साधना चाहती है। वर्तमान में बाला साहेब के विरासत को अपने पक्ष में रखने के लिए बीजेपी ने एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं। इनमें शिंदे के साथ गठबंधन है और राज ठाकरे के साथ सियासी समझौते शामिल। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 30 साल से किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है। हर बार पार्टी गठबंधन के बूते ही सरकार में आई है। कई वर्तमान में एक तरफ एनडीए से गठबंधन मैदान में है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रदेश में 9.70 करोड़ से अधिक वोटर हैं और 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी महाविकास अघाड़ी को मिलेगी या महायुति की सरकारी रिपोर्ट होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। मामला इतना बड़ा कि कांग्रेस के नेता ही अपने ही पार्टी के नेता कन्हैया पर नाराज हो गए। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के हालिया बयान की आलोचना की। कन्हैया कुमार ने अमृता फडणवीस के एक इंस्टाग्राम रील वीडियो को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम धर्म बचाएंगे और अमृता फडणवीस रील बनाती रहेंगी। इस बयान पर हुसैन दलवाई ने कड़ा विरोध जताया और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बताया। हुसैन दलवाई ने कहा कि कन्हैया कुमार का यह बयान बिल्कुल गलत और असंवेदनशील है। अगर अमृता फडणवीस एक डांसर हैं और वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छा अनुसार डांस करती हैं, तो इसमें क्या गलत है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमृता की पर्सनल लाइफ और उनके व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर इस तरह की आलोचना करना न्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा, क्या यह इसलिए गलत है क्योंकि वे फडणवीस साहब की पत्नी है? क्या उनके पास अपनी जीवन शैली और अपनी पसंद के मुताबिक चीजें करने का अधिकार नहीं? ये महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। अगर वह एक अच्छी डांसर हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं, तो इसमें कोई भी और किसी भी तरह की बुराई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करना एक गलत मानसिकता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को उनके व्यक्तिगत और पेशेवर निर्णयों में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, यह किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला करने जैसा है और मैं इस पूरी तरह से इसे नकारती हूँ। हालांकि महिला स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं का पालन करने का पूरा हक रखती हैं और इस तरह की आलोचनाएं किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दलवाई ने देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करते हुए कहा कि वे हमेशा अपनी पत्नी के स्वतंत्र निर्णयों के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस एक समझदार नेता हैं और वे अपनी पत्नी के निजी जीवन में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करते। यह उनका निजी मामला है और हमें इसे उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नागपुर में एक रैली में कन्हैया कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह एक धर्म युद्ध है। यह अच्छी बात है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसके लिए मैं आज खड़ा हूं और भाषण दे रहा हूं।
जो भी नेता धर्म बचाने की बात करता है, आपको उस नेता से केवल एक ही बात पूछनी है कि जो आपको धर्म बचाने की बात कर रहा है कि क्या आपका बेटा या बेटी धर्म बचाने की इस लड़ाई में हमारा साथ देगा। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कन्हैया कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि केवल राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर बड़ी बेशर्मी से अपने बगल में बैठे कांग्रेसी नेता से पूछा कि क्या वो रील बनाने को लेकर बात कहेंगे तो ये अपमान हो जाएगा। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुदादे से है। साल 2009, 2014 और 2019 में फडणवीस ने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी। वो 1999 और 2004 में नागपुर पश्चिम सीट से जीते थे। इसके बाद 2009 में दक्षिण पश्चिम सीट अस्तित्व में आई और तभी से देवेंद्र इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इस पर कई तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा में आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। उन पर कई बार छापे भी पड़े, जिससे वह जांच का सामना नहीं कर पा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक गहलोत के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने भाजपा का रुख करने का फैसला लिया, यानी कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। पार्टी ने इसे भाजपा का एक गंदा षड्यंत्र करार दिया। आप प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली चुनाव में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ दी। यह साबित करता है कि भ्रष्टाचार का जहाज अब डूब रहा है। केजरीवाल के साथी अब उनसे दूर हो रहे हैं। कैलाश गहलोत ने वही कहा है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। गहलोत के इस्तीफे में स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के कारण काम करना असंभव हो गया है। गहलोत का यह कदम आप सरकार की लूट और झूठ के खिलाफ एक मजबूत संकेत है। अब हर विधानसभा में आपके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, कैलाश गहलोत और उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई के कई मामले थे। चुनाव के दौरान भाजपा ऐसी साजिशें करती रही है। गहलोत ने जेल जाने के बजाय भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि आप में 2 बड़े भाजपा नेता जुड़ने जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने गहलोत के इस्तीफे पर कहा, गहलोत ने अपने इस्तीफे में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आप सरकार के कथित गवर्नेंस मॉडल की पोल खोली है, यमुना प्रदूषण और किए गए वादों पर सवाल उठाए हैं। जब आपकी जवाबदेही पर सवाल उठते हैं तो वे बहाने बनाने लगते हैं। कैलाश गहलोत का इस्तीफा चुनावी माहौल में आपके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जहां भाजपा ने इसे केजरीवाल सरकार की विफलता करार दिया है, वहीं आपने इसे भाजपा की साजिश बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।